स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के थर्ड यूनिट पर। जिस थर्ड यूनिट में मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगा भाई, सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन मैं आपके साथ डील करूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग ये 30 नंबर का ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, 30 नंबर के ही आसपास का है। और ये 30 नंबर के पोर्शन में मैं चाहता हूं कि भाई इस तरीके से आप लोग पढ़ें कि लगभग 30 में से 30 नंबर तो नहीं गारंटी लिया जा सकता, क्योंकि मैं स्वयं भगवान तो हूं नहीं, गलतियां वो भी कर देते हैं। तो ये मान के चलो कि 29 नंबर, 28 नंबर, और या संभव रहा तो 30 में 30 नंबर आप अटेन कर सकें, इतना प्रयास हमारा रहेगा। इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पूरा सिलेबस लेकर चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ बढ़िया है तो हम लोग को आगे सेशन को कंटिन्यूएशन में लेकर चलना चाहिए। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, सेशन को उन लोगों तक पहुंचा लीजिए भाई जो लोग लगातार सेशन में रोज जुड़ते हैं। और आज अपने दूसरे चैप्टर पर हम लोग मूव करेंगे, और दूसरे चैप्टर में आज हम लोग जानेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक क्या होती है, इग्नियस क्या होती है। इन सारे टॉपिकों पर आज हमारी चर्चा चलेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बाईलैंग्वेजली पढ़ रहे हैं, मतलब हम किसी एक लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों लैंग्वेज में एक साथ बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाई सारा मामला जो है, स्थिति ठीक चल रही है। ठीक है, अच्छा, नए साल पर आप लोग को पता है कि न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म ने आपको आपके कोर्सेज पर एक छूट भी प्रोवाइड की है। और जिस छूट को अटेन करने के लिए आप इस आरपीएससी वाले ग्रुप इंस्ट्रक्टर के कोर्स में एनरोल होने के लिए उस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कूपन कोड को हम KR लिख सकते हैं, ये आपका कूपन कोड होगा। अगर ये सही मैं लिख पा रहा हूं तो बढ़िया है, अदरवाइज अगर कहीं कोई इशू आता है तो आप मैनेजमेंट का जो नंबर है आपके पास होगा, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, KR नाम से ये कूपन कोड है न्यू ईयर गिफ्ट के लिए, तो आप वहां से अटेन कर सकते हैं, इस कूपन कोड को अवेल भी कर पाएंगे। ठीक है, तो सब बढ़िया चल रहा है, हम सेशन को आगे लेकर चले कंटिन्यूएशन में। मुझे लगता है सब बढ़िया चल रहा है, तो हम सेशन को आगे कंटिन्यूएशन में लेके चलते हैं। और आज हमें जो बातचीत करनी है, शिव सुखवाल कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, चलो शिव। तो अब हम लोग आगे चले अपने चैप्टर 2, और यहीं से आज कहानी हमारी आपकी शुरू होगी, जिसमें हमारा चैप्टर 2 कहता है बिल्डिंग स्टोन क्या है। इसी पर बातचीत शुरू करेंगे। कल मैंने थोड़ी चर्चा आपसे करी थी, पहला पॉइंट कि क्या होता है बिल्डिंग स्टोन। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई अगर हम लोग स्टोन की बात करते हैं तो चाहे वो DV गुप्ता हो, चाहे जी दास हो, चाहे SK दुग्गल साहब हो, चाहे रंगवाला साहब हो, चाहे ML गंभीर साहब हो, चाहे सौरभ मिश्रा हो, बहुत सारे ढेर सारे राइटर्स ऐसे हैं जो लिखते हैं अपनी किताब में कि स्टोन इज ऑब्टेन्ड बाय क्वेरिंग ऑफ रॉक, मतलब पत्थर चट्टानों को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं, और इन्हीं पत्थरों का उपयोग हम आप निर्माण कार्यों में करते हैं। ठीक है, मान लिया, यानी पत्थर किसको तोड़कर प्राप्त किए जाएंगे, तो आपने लिख दिया कि पत्थर चट्टानों को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन हमारे सामने सवाल ये आती कि चट्टानें क्या हैं जिनको तोड़कर हम पत्थर प्राप्त करते हैं। भाई चट्टानें क्या हैं जिनको तोड़कर हम पत्थर प्राप्त करते हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए। अगर चट्टानें क्या हैं ये जानना चाहते हैं तो मैं एक सरल भाषा में कहूंगा कि पृथ्वी पर इसका जो ये ऊपरी लेयर आप देख रहे हैं, टॉप लेयर, कहां से, ग्राउंड लेवल से लेकर 33 किलोमीटर तक, मतलब 0 से 33 किलोमीटर तक की ये जो टॉप सॉलिड लेयर देख रहे हैं, जिस पर हम आप और ये पूरा हम आप, पहाड़, नदियां, जंगल, समुद्र सब है, ये सॉलिड लेयर ही किस नाम से जाना जाता है, क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यानी सरल भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि रॉक फॉर्म्स अर्थ क्रस्ट, बस इतना समझिए। आप क्या कहेंगे, रॉक फॉर्म्स अर्थ क्रस्ट, यानी चट्टानें पृथ्वी की भूपटल का निर्माण करती हैं। और भूपटल का मतलब पृथ्वी की उस ऊपरी परत से है जिसकी मोटाई 0 से 33 किलोमीटर तक होती है। इसी परत का निर्माण कौन करता है, रॉक्स करती हैं। ठीक है, अच्छा, आप मुझसे ये नहीं कह रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूं सर रॉक है क्या, और आप मुझे बता रहे हैं रॉक किसका निर्माण करती है। क्या ये सही जवाब होगा? नहीं सर। तो आपको ये भी जानना होगा कि रॉक है क्या। चलो थोड़ी देर में जानते हैं, लेकिन पहले ये अर्थ क्रस्ट समझना होगा, क्योंकि इसी का निर्माण रॉक करती है। जब अर्थ क्रस्ट समझ लेंगे तो रॉक अपने आप समझ में आ जाएगी। लेकिन अर्थ क्रस्ट या रॉक को पढ़ने के लिए साइंस की एक स्पेशल ब्रांच है, जिस ब्रांच को हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है, पेट्रो का मतलब क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है पेट्रो, इसमें पेट्रो का मतलब क्या है, इसका मतलब है रॉक, और लॉजी का मतलब क्या है, लॉजिकल स्टडी। यानी पेट्रोलॉजी का मतलब रॉक्स की लॉजिकल स्टडी जिस साइंस की ब्रांच में करते हैं उसी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। और इसी ब्रांच के अकॉर्डिंग हमें आपको आगे बातचीत करनी है। ये PDF आप लोग को मिल जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग करें तो देखें कि रॉक के बारे में थोड़ी चर्चा करें। तो मैंने एक यहां टर्म लिखा है कि रॉक है क्या, यह समझने के लिए रॉक खनिजों का प्राकृतिक समूहन है। रॉक इज नेचुरल एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नेचुरल एग्रीगेशन है किसका, मिनरल्स का नेचुरल एग्रीगेशन है। ये मिनरल्स क्या है,
जिनका नेचुरल एग्रीगेशन है, जिनसे मिलकर रॉक बनती है। और मैंने एक सेकंड पॉइंट और लिख रखा है आप लोग के लिए कि द प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक डिपेंड्स ऑन मिनरल अवेलेबल एंड देयर परसेंटेज, यानी चट्टानों के गुण उनमें पाए जाने वाले खनिज और उनकी प्रतिशत मात्रा पर निर्भर करते हैं। ये जो मैंने 4-5 स्टेटमेंट लिखे हैं, इस पूरे रॉक टेक्नोलॉजी का ये मूलभूत तत्व है। यानी पहला टर्म हम लोग किसका पढ़ना था, बिल्डिंग स्टोन। तो आपने क्या बताया, स्टोन इज ऑब्टेन्ड बाय क्वेरिंग ऑफ रॉक, यानी पत्थर चट्टानों को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा ये चट्टानें क्या है, तो आपने कहा ये पृथ्वी की ऊपरी भूपटल का निर्माण करती हैं। चलो बढ़िया है, मान लिया। आगे चलकर पता चला कि रॉक के बारे में जो डिटेल्ड स्टडी हम करते हैं साइंस की जिस ब्रांच में, उसे हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। दैट्स अनदर पॉइंट। नेक्स्ट एक और पॉइंट हमारे सामने आता है कि रॉक की अगर बात करें तो रॉक मिनरल्स का नेचुरल एग्रीगेशन है। चलो ये भी मान लिया। नेक्स्ट एक बात हमारे आपके सामने आई, किसी रॉक की प्रॉपर्टी कैसा गुण होगा, भौतिक, रासायनिक, कैसा गुण होगा, वह गुण डिपेंड करेगा कि उसमें किस तरह का खनिज और कितनी प्रतिशत मात्रा में उपलब्ध है। चलो मान लिया, ये सारी बातें हमने मान ली। लेकिन अपने सामने जो अपनी एक नई बात आती है, थोड़ा हमें बताइए सर डिटेल में कि रॉक असल में है क्या, ये खनिज क्या है, इन खनिजों का निर्माण कैसे होता है, एक एक टर्म मुझे बताइए। तो मैंने कहा इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक काम करना होगा, थोड़ा सा पास्ट में चलना होगा। थोड़ा सा पास्ट में, थोड़ा सा पास्ट मतलब कितना पास्ट, चलो हम थोड़ी एक बात करते हैं, कितना पास्ट चलना होगा भाई। यहां हम एक पेज ऐड कर लेते हैं, कितना पास्ट चलना होगा। आप चलो वहां से ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति से बात करो, क्योंकि तभी आप समझ पाओगे कि खनिज क्या है, जिनका नेचुरल एग्रीगेशन कौन है, मिनरल्स हैं, और इन्हीं मिनरल्स का नेचुरल एग्रीगेशन कौन है, रॉक है। और उसी रॉक को तोड़कर आप स्टोन प्राप्त करते हैं। कहानी बड़ी सिंपल है सर। मतलब हमें आपको क्या समझना होगा, हमें समझना होगा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये समझना होगा। ये समझेंगे तो अर्थ के बारे में समझ में आएगा। जब ये अर्थ के बारे में समझ में आएगा तो अर्थ के वो क्रस्ट के बारे में समझ में आ जाएगा, और क्रस्ट समझ में आ गया तो रॉक समझ में आ जाएगा, और रॉक समझ में आ गया तो स्टोन आ जाएगा। बड़ा सिंपल है ना। हाँ, रॉक समझ में आ गया तो क्या आ जाएगा, स्टोन आ जाएगा। चलो थोड़ी कहानी हम लोग उस दिशा से शुरू करते हैं, और वहां से ही शुरू करके हम लोग बातचीत करेंगे। कहानी का जो हिस्सा होगा हम वो शुरू करेंगे कहां से, जॉर्ज लेमेंतियर की थ्योरी, जो पृथ्वी की सबसे सटीक, या पृथ्वी की उत्पत्ति की, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे सटीक व्याख्या करता है, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है, बिग बैंग थ्योरी। और इन्होंने बताया था इस थ्योरी में, जॉर्ज लेमेंतियर ने क्या बताया था, कहा भाई कि अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बिग बैंग थ्योरी, पृथ्वी की उत्पत्ति की सबसे सटीक व्याख्या करने वाला यही सिद्धांत है। इन्होंने हमें बताया कि साहब, बात ध्यान से समझिए, इन्होंने हमें बताया, किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया हमको, जानते हो, इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा महत्व मिला, या इस सिद्धांत का खूब प्रचार प्रसार हुआ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सबसे सटीक तरीके से यही व्याख्या करता है, वो भाई हबल साहब को इसका श्रेय जाता है। उन्होंने इसको और कहते नहीं नाम दिलाने में मदद करी थी, तो वो आप वहीं से मान लीजिए। लेकिन फिलहाल यहां पर आइए, इसकी चर्चा करते हैं कि भाई इसमें है क्या। तो इस सिद्धांत को मैं बड़े छोटे शब्दों में कहूं, इन्होंने क्या कहा था, कहा जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति के पहले मतलब आज के लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात की जाए, तो इन्होंने कहा पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित था, जिसका वॉल्यूम बहुत कम, लगभग न के बराबर, वॉल्यूम बहुत कम, और मास लगभग इन्फिनाइट, डेंसिटी इन्फिनाइट, टेम्परेचर, प्रेशर हम इन्हें डिफाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना ज्यादा था। और इसी पॉइंट को इन्होंने क्या नाम दिया था, सिंगुलरिटी। क्या नाम दिया था, सिंगुलरिटी नाम दिया था। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बात करनी हो तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये सारा ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित था, जिस बिंदु को हम लोग नाम देते थे सिंगुलरिटी। ध्यान से बात सुनते और समझते चलिएगा, क्या नाम था, सिंगुलरिटी नाम था। इसी बिंदु पर केंद्रित था, जिसका द्रव्यमान बात करो, मास इन्फिनाइट, डेंसिटी घनत्व इन्फिनाइट, प्रेशर इन्फिनाइट, कांट बी नोन, ऐसे ही बोल दीजिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये यहां पर सोचो कि ये स्थिति, और इस बिंदु पर ही पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान केंद्रित था। और यहां जो मैटर था वो किस स्टेट में था, अभी तक ये डिफाइन कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया कि मैटर के 5 स्टेट आपको पढ़ाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, पढ़ते हैं ना आप लोग, और बोस आइंस्टीन पढ़ते हैं ना। तो ये पांचों स्टेट में कौन से स्टेट में था ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आज भी ये डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड का मास यही एक पॉइंट पर केंद्रित था। फिर हुआ क्या, इस सिंगल पॉइंट पे, जिसे आप सिंगुलरिटी कह रहे हैं, इस पॉइंट में एक होता है बिग एक्सप्लोजन, और बिग एक्सप्लोजन होने के बाद ये द्रव्यमान जो है ये लगभग लाइट के वेग से क्या करता है, ब्रह्मांड में उस खाली स्पेस में ऐसे फैलना शुरू करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, और फैलना शुरू करता है। तो देखो इस पार्टिकल को क्या मिल गया, स्पेस मिल गया, और जैसे ही स्पेस मिला साहब, यहां ये
प्रकाश के वेग से आगे बढ़ना शुरू करता है और पहले 3 सेकंड में, इस विस्फोट के पहले 3 सेकंड में इस ब्रह्मांड में पहले परमाणु का अस्तित्व आता है। अणु कह सकते हैं, परमाणु, फिर उसके बाद अणु का अस्तित्व आता है। फिर आप समझिए कि पहले 3 सेकंड में पहले अणु का अस्तित्व आता है। और जब ये अणु सर टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की स्थितियां चेंज हुई तो ये स्टेबल नहीं रह पाते, तो एक अणु दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके एक स्टेबल मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। और वही मॉलिक्यूल किस नाम से जाना जाता है? मिनरल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मिनरल के नाम से। और जब कई सारे मिनरल मिलकर एक सॉलिड रूप धारण करें तो जो बनती है वही चट्टान है। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा था, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट में यहां लिखा था आपके लिए, कहा था कि भाई चट्टाने जो हैं ये नेचुरल एग्रीगेशन है किसका? मिनरल का। मिनरल समझ में आया क्या है? रॉक फॉर्मिंग सब्सटेंस है जिसे आप मिनरल कहते हैं। रॉक फॉर्मिंग सब्सटेंस है जिसे आप मिनरल कहते हैं। समझ गए? रॉक फॉर्मिंग सब्सटेंस है जिसे आप मिनरल कहते हैं। ठीक है, कहानी समझ गए ना? और आप समझिए कि अब ये मिनरल हो सकता है कि किसी मिनरल में 4 कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन हो, और किसी मिनरल में 2 कार्बन हो, 20 हाइड्रोजन हो, पता नहीं क्या है, लेकिन हर मिनरल अलग अलग टाइप का होगा। मजे की बात यह है कि आज तक पृथ्वी पर लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्रकार के मिनरल ज्ञात हैं और यही मिनरल्स मिलकर अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निर्माण करते हैं। और यही चट्टानें पृथ्वी की ऊपरी भू परिपटी में आपको देखने को मिलती हैं, जिनको तोड़कर आप पत्थर प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा था कि भाई चट्टानें जो हैं ये खनिजों का प्राकृतिक समूहन है और किसी चट्टान में पाए जाने वाले खनिज और उस खनिज की प्रतिशत मात्रा के आधार पर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि रॉक का प्रॉपर्टी कैसा होगा। बात समझ में आई? अब आइए इस बात पर आइए कि चलिए ये बिग बैंग थ्योरी की बात तो हम लोग करते रहेंगे लगातार। अर्थ के एनाटॉमी की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति के हिसाब से अगर बात करें तो अर्थ के एनाटॉमी को मैं रफली बता दे रहा हूं क्योंकि आप लोग के लिए इतना डीप जरूरत ही नहीं है। आप समझिए कि पृथ्वी में कुल 3 लेयर आपको सिखाई जाती है। कितनी लेयर? 3 लेयर सिखाई जाती है। पहली लेयर, सबसे टॉप लेयर, कहां से? 0 से लगभग 33 किलोमीटर तक। ये 0 से कहां तक? 33 किलोमीटर तक की ये पहली लेयर, ये पहली सॉलिड लेयर। इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देंगे साहब? इसको नाम देंगे हम क्रस्ट। क्या नाम देंगे? क्रस्ट। समझ गए? इस लेयर के जस्ट नीचे एक दूसरी लेयर है 33 किलोमीटर से लेके, असल में 33 से नहीं होता है, उसमें बीच में एक और लेयर है जिसका नाम है एस्थोनोस्फीयर, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक लेयर है, उसका नाम है मेंटल, जो लगभग कहां तक जाती है? 2900 किलोमीटर तक। और इसके नीचे एक लेयर है सबसे भीतरी भाग जिसे आप कोर कहते हैं, और वो कोर की डेप्थ कहां तक जाती है? अगर रेडियस वाइज बात करो तो कहां तक जाएगी? 6400 किलोमीटर तक। और आपको ये पता चलता है कि अर्थ में ये इतने पार्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन चलिए मैं आपके लिए थोड़ी सी कहानी का एक हिस्सा सरल बना देता हूं। तो आप अगर अर्थ का एनाटॉमी देखें कि भाई अर्थ कैसे दिखाई देती, तो सबसे भीतर जो दिख रहा है यहां देखिए, ये सबसे भारी भाग अर्थ का, सबसे भीतरी भाग, ये इनर कोर है। जस्ट इसके बाद आउटर कोर है। बात समझिएगा? इसके बाद अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, और यहां सबसे ऊपरी और सॉलिड परत ये जो दिखाई दे रही है, यही ऊपरी और सॉलिड परत किस नाम से जानी जाती है साहब? क्रस्ट के नाम से। किस नाम से? क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। तो बात ध्यान से समझो कि अगर पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं कि रॉक कहां है, क्या है, रॉक कहां है और क्या है, थोड़ा एक सेकंड के लिए रुकिएगा प्लीज। रॉक कहां है और क्या है, अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो भाई ऐसे समझ लीजिए कि अर्थ की ये, यहां अर्थ का ये लेयर्ड स्ट्रक्चर पढ़िए। ऐसा पृथ्वी का शेप जियोइड होता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। कुछ लोग इसे स्फेरॉइड रिवोल्यूशन ऑफ, ऑब्लिट स्फेरॉइड ऑफ रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। यहां देखिए, तो सबसे ऊपरी भाग ये वाली, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। कहां से कहां तक है? 0 से 33 किलोमीटर तक है। क्रस्ट के जस्ट बाद एक मोल्टेन मैग्मा की लेयर है, और इस मोल्टेन मैग्मा की लेयर को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ज्वालामुखी का उद्गार, अधिकतर उद्गार कहां से होता है? इसी लेयर से होता है। तो यहां पर एक लेयर है जिसका नाम क्या है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। बात ध्यान से सुनते समझते चलिए, आपके लिए इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको सुनना तो पड़ेगा। यहां जस्ट इसके नीचे एक लेयर है जिस लेयर का नाम है अपर मेंटल। क्या नाम है? अपर मेंटल। और जस्ट इसके नीचे जो लेयर है, इस लेयर का नाम है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल। इसके भीतर आउटर कोर, ये वाला पोर्शन किस नाम से जाना जाएगा? आउटर कोर। और ये सबसे भीतरी भाग जो है ये, दिस इज द इनर कोर।
लेकिन आपको यह समझना हो कि अगर पृथ्वी पर चट्टानें कहां पाई जाती हैं, तो चट्टानों का जो पाए जाने का क्षेत्र है वो क्षेत्र यही वाला है, जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला क्षेत्र, जिसे आप क्या नाम दे रहे हैं, क्रस्ट नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? क्रस्ट। इसीलिए मैंने कहा था कि चट्टानें पृथ्वी की ऊपरी भू परिपटी का निर्माण करती हैं, यानी क्रस्ट का निर्माण करती है, और सबसे टॉप ये सॉलिड लेयर जो दिख रही है 0 से 33 किलोमीटर की, यही इसी क्षेत्र में रॉक पाई जाती है, और रॉक्स इसी का निर्माण करती हैं। रॉक्स बनी किसकी हैं? तो मिनरल्स की बनी है। मिनरल्स क्या है? कई सारे मॉलिक्यूल्स को मिलकर एक स्टेबल मॉलिक्यूल का बनना मिनरल। समझ में आया? और मिनरल नेचुरली अकर करते हैं। उन्हीं नेचुरली अकर करने वाले मिनरल्स का सॉलिड रूप क्या कहलाता है? अर्थ का क्रस्ट, और यही रॉक भी है। बात समझ में आई? तो इसको थोड़ा सा अगर आपको समझना हो कि कितने किलोमीटर तक कौन है, तो आप एक काम करिए, ऐसे एक सेक्शन कट कर लीजिए, सेक्शन कट करके इनको क्या कर लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, ताकि आप क्लियरली समझ पाए। तो मैं आपको यहां क्लियरली इस पेज पर तो नहीं बता पाऊंगा, अगले पेज पर बता देते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को कट करते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम बनाते हैं। कहां बनाएंगे? नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर बनाएंगे, नेक्स्ट पेज पर बना लेते हैं। आप देखो यहां पर ये पूरा सेक्शन जो दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपसे ये लेयर की डेप्थ कभी कभी पूछी जाती है, तो मैं यहां बता देता हूं। ये ऊपर की लेयर 0 से 33 किलोमीटर तक की लेयर, यही सॉलिड लेयर, यही लेयर क्या कहलाती है सर? इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? इसी लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं। इस लेयर के जस्ट नीचे मोल्टन मैग्मा की लेयर है, मोल्टन मैग्मा की लेयर है, जिस लेयर को हम लोग नाम देंगे एस्थेनोस्फीयर। कहां तक है? 33 से 290 किलोमीटर तक। क्या है ये? इसको हम नाम देते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर यानी मोल्टन मैग्मा लेयर, मैग्मा, हाँ मैग्मा की लेयर है। जस्ट इसके नीचे एक दूसरी सॉलिड परत देखने को मिलती है, और इस परत को हम 290 से 680 किलोमीटर तक देख पाते हैं, जिसको हम अपर मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर मेंटल। बात ध्यान से समझ लीजिए, 680 से कहां? 2900 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं लोअर मेंटल। 2900 से 4500 किलोमीटर तक इसको बोलते हैं आउटर कोर, और यहां सबसे भीतर इसको हम बोलते हैं इनर कोर। कहां से कहां तक? 4500 से 6400 किलोमीटर तक। तो पृथ्वी पर अगर चट्टानों की उत्पत्ति की बात करोगे, तो चट्टानें केवल इसी रीजन में पाई जाती हैं, जिसकी मोटाई लगभग 0 किलोमीटर से कहां तक है? 33 किलोमीटर तक। इसी लेयर को आप क्रस्ट बोलते हैं, और चट्टानें इसी क्रस्ट का निर्माण करती हैं। इस क्रस्ट की मोटाई समुद्र की तली पे 5 से 10 किलोमीटर भी हो सकती है, और समतल मैदानी क्षेत्र में ये 0 से 33 किलोमीटर के बीच भी हो सकती है। तो ये मामला ऐसा है। अब समझ में आ रहा होगा कि आपको रॉक क्या है। रॉक क्या है सर? नेचुरल एग्रीगेशन है। किसका? मिनरल्स का। जिन मिनरल्स का निर्माण पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुआ था, उनका नेचुरल एग्रीगेशन है। और किसी रॉक की प्रॉपर्टी उसमें पाए जाने वाले मिनरल और उनके गुण पर डिपेंड करती है। प्रकृति में लगभग अभी तक 20,000 से भी ज्यादा टाइप के मिनरल ज्ञात हैं, पता है ना? इसीलिए हर टाइप की रॉक की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। नेक्स्ट बात अगर आपको करनी हो, तो आप ये बताइएगा कि भैया ये जो रॉक है ना, ये पृथ्वी के इस ऊपरी परत का निर्माण करती है। इसी ऊपरी परत में रॉक प्रायः मिलती ही है, और यही रॉक डिकम्पोज होकर आगे सॉइल भी बनती है। समझ गए? मृदा इसी से निर्मित होती है, इसी के डिकम्पोजिशन से निर्मित होती है। कहानी क्लियर सर? तो इसका मतलब मैं ये स्टेटमेंट जो दे रहा था यहां पीछे कि चट्टानें जो है नेचुरल एग्रीगेशन है किसका? मिनरल्स का। दूसरा ये दे रहा था कि भाई चट्टानों में पाए जाने वाले गुण उनके भीतर पाए जाने वाले मिनरल्स की प्रतिशत मात्रा पर डिपेंड करते हैं। क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही तो बढ़िया। अब आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा कि चट्टानें पृथ्वी की भूपटल का निर्माण करती हैं। याद आया? तो मैंने ये जितनी बात आपसे करी थी, ये सारी बात जो की गई थी, वो इस पॉइंट को ध्यान में रख के ही की गई थी कि आपको बात समझ में आ जाए कि रॉक क्या है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलना चाहते हैं। अर्थ का एनाटॉमी ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। फिलहाल आगे चलिए, ये सब तो मैं बता चुका हूं आपको। ये अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर भी बता चुका हूं। एस्थेनोस्फीयर क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यानी रॉक के बारे में क्लियर हो गया मामला कि क्या है रॉक। तो अब आते हैं हम लोग इस बात पर। रॉक के बारे में अगर मामला क्लियर हो गया, तो हम लोग आते हैं इस बात पर, चट्टानों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, कितने टाइप की रॉक होती हैं। तो रॉक का क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो कैसे करेंगे सर? किसी रॉक में 1 मिनरल हो सकता है, किसी रॉक में 1 से ज्यादा मिनरल हो सकता है, किसी में 10 होंगे, किसी में 20 होंगे, किसी में 20,000 मिनरल भी हो सकते हैं। तो रॉक का क्लासिफिकेशन कैसे करें? रॉक का क्लासिफिकेशन हम लोग 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख के करते हैं। पहला पॉइंट जो होता है, रॉक में कितने मिनरल हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रख के किया जाता है क्लासिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं मिनरलिक क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। यानी पहला क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पर करने वाले हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल अवेलेबल। रॉक का क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल अवेलेबल, उपलब्ध खनिजों की मात्रा के आधार पर। यह पहला वर्गीकरण इसी आधार पर हम लोग करते हैं।
दूसरी बातचीत अगर हम करें, सेकंड क्लासिफिकेशन हम जो करते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, चट्टानें बनी कैसे हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रख के करते हैं। इसे भूगर्भी या भूवैज्ञानिक वर्गीकरण कहा जाता है। दूसरा वर्गीकरण इस आधार पर करेंगे। तीसरा वर्गीकरण करते हैं भौतिक वर्गीकरण, इसे फिजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है कि चट्टानों के भौतिक गुण कैसे हैं, उस पॉइंट को ध्यान में रख के करेंगे तो इसे भौतिक क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलेंगे। और चौथा वर्गीकरण हम करते हैं साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या केमिकल क्लासिफिकेशन, वैज्ञानिक वर्गीकरण या रासायनिक वर्गीकरण। चट्टानों का इन्हीं चार तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है। बात समझ में आई? चट्टानों का इन्हीं चार तरीकों से वर्गीकरण किया जा सकता है। अब पहले वर्गीकरण पर अपन चलते हैं। किसके आधार पर पहला वर्गीकरण करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल अवेलेबल, उपलब्ध खनिजों के आधार पर अगर बात किया जाए तो पहला वर्गीकरण हम इसी के पॉइंट के हिसाब से करेंगे। क्यों भाई, मामला समझ में आ रहा है? क्या नाम है तुम लोग का जी? कौन कौन है इसमें? भेरू रेगर, सिविल प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत बढ़िया सर। ललित प्रजापति, वेलकम सर जी, वेलकम भाई। चलिए स्वागत है, अगर आप स्वागत कर रहे हैं तो हमारा धन्यवाद ले लीजिए, बढ़िया है। एक्टिव अभिनव, सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? देखो सिलेबस डिपेंड करता है कि तुम कितनी तेजी से समझ लोगे। तुम्हें जिस एग्जाम के लिए पढ़ाना है उसमें बहुत डेप्थ में जरूरत नहीं है, लेकिन एक रफली ओवरव्यू, सारा क्राइटेरिया, सारी बातें पता होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग का जितना सिलेबस आपका उस यूनिट 3 में दिया है वो सब आपको पता होना चाहिए। जब तक वो पता नहीं होगा तब तक बात नहीं बनने वाली, ठीक है? क्यों? अच्छा, ये कह रहे हैं ब्रिज किशोर तिवारी, कह रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे सर। ठीक है, धीरे पढ़ाएंगे। एसडी कह रहे हैं क्लियर सर। ओम प्रकाश जी सर, ठीक है, मतलब मामला सही चल रहा है, बस स्लो पढ़ाना है, थोड़ा धीमे पढ़ाना है। ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हम लोग जो करने वाले हैं वो उपलब्ध खनिजों के आधार पर कि कितना मिनरल, किस तरह का मिनरल अवेलेबल है, इस पॉइंट को ध्यान में रख के करेंगे। जब इस पॉइंट को ध्यान में रख के किया जाता है तो रॉक जो है ये दो प्रकार की निकल के आती है। एक तो निकल के आती है मोनोमिनरलिक रॉक और एक निकल के आती है पॉलीमिनरलिक रॉक। मतलब कोई ऐसी चट्टान जिसमें एक ही खनिज विद्यमान हो, एक ही मिनरल अवेलेबल हो, तब आप उस रॉक को बोलते हैं मोनोमिनरलिक रॉक। बात समझ गए? और अगर एक से ज्यादा मिनरल है, 2 मिनरल है, 3 मिनरल है, 300 मिनरल है, 30,000 मिनरल है, फर्क नहीं पड़ता, एक से ज्यादा कुछ भी हो, तब उसे आप बोलते हैं बहुखनिजीय चट्टान यानी पॉलीमिनरलिक रॉक। मतलब सरल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो क्या कहेंगे? अगर उपलब्ध खनिजों की मात्रा के आधार पर बात करनी हो तो रॉक्स दो प्रकार की देखने को मिलेंगी, एक मोनोमिनरलिक रॉक देखने को मिलेगी, एक पॉलीमिनरलिक रॉक। ठीक, अच्छा, अब आते हैं मोनोमिनरलिक रॉक क्या है। एक ही खनिज से मिलकर बनी चट्टान को मोनोमिनरलिक रॉक कहते हैं। इनके उदाहरण पर अगर आपको बात करनी हो तो जिप्सम इनका प्रमुख उदाहरण है, क्वार्ट्ज सैंड ये भी इनका उदाहरण है, डोलोमाइट और कायोलिन, ये तीनों के तीनों जो है मोनोमिनरलिक रॉक के उदाहरण ही है, क्योंकि ये सब या तो मिनरल ही है या तो एक ही मिनरल से बनी चट्टान है। इसीलिए आप इसे मिनरल कह दीजिए या चाहे चट्टान कह दीजिए, लेकिन कौन सी चट्टान? मोनोमिनरलिक, जो एक ही खनिज से बनी है। ऐसी चट्टानों को हम मोनोमिनरलिक कहते हैं और इनके एग्जाम्पल याद करके रखिएगा। अब आते हैं उस बात पर चलते हैं। लोकेश बिंदल, गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया भैया, जब जागो तभी सवेरा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात पर आते हैं। जिस चट्टानों में एक से अधिक मिनरल होते हैं आप उनको क्या नाम देंगे? पॉलीमिनरलिक रॉक। आप इन चारों को छोड़कर बेसिकली रफली बात कीजिएगा तो बाकी सारी चट्टानें किस में आती हैं सर? पॉलीमिनरलिक में आती हैं। तो एक से अधिक मिनरल से मिलकर बनी चट्टान पॉलीमिनरलिक कहलाती है, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, बेसाल्ट, ये सब पॉलीमिनरलिक है। ग्रेनाइट में 3 मिनरल होते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्सपर और माइका, इसीलिए आप उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमिनरलिक, क्योंकि 3 है ना, एक से ज्यादा मिनरल है ना। चलिए, आपको बात समझ में आ रही होगी कि भाई मोनोमिनरलिक क्या है और पॉलीमिनरलिक क्या है। कहानी क्लियर? मतलब चट्टानों का पहला क्लासिफिकेशन, पहला वर्गीकरण आपको क्लियर हो गया कि मिनरल्स के आधार पर, उपलब्ध मिनरल्स के आधार पर, अगर उपलब्ध मिनरल्स के हिसाब से बात करनी हो तो चट्टानें कितने प्रकार की निकल के आई? 2, एकल खनिजी चट्टान, बहुखनिजी चट्टान। एक ही खनिज से बनी तो एकल खनिजी और एक से ज्यादा खनिज से बनी तो बहुखनिजी। समझ गए? कहानी क्लियर सर? चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, चट्टानों के दूसरे वर्गीकरण पर। दूसरा वर्गीकरण हम करते हैं भूवैज्ञानिक वर्गीकरण या भूगर्भीय वर्गीकरण, इसे कहते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहां जियो का मतलब होता है, समझ लीजिए, जियो का मतलब होता है वह जिसका शेप जियोइड है। पृथ्वी के शेप को एक विशेष नाम दिया जाता है, जियोइड। क्या नाम देते हैं? जियोइड। पृथ्वी का शेप जियोइड होता है, इसीलिए हम ये क्लासिफिकेशन को भी क्या लिख रहे हैं? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी वह जिसका शेप जियोइड है उसका
लॉजिकल स्टडी करते हुए वर्गीकरण कर रहे हैं, उस पर पाई जाने वाली चट्टानों का लॉजिकल वर्गीकरण कर रहे हैं। इसका मतलब जब हम चट्टानों का निर्माण कैसे हो रहा है इस बात को ध्यान में रखकर चट्टानों का वर्गीकरण करें तो चट्टानें कौन से वर्गीकरण के अंतर्गत कही जाएंगी? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। और इस वर्गीकरण में चट्टानें कितने प्रकार की देखने को मिलती है? 3 प्रकार की। एक तो देखने को मिलते इग्नियस, आग्नेय चट्टानें, आपने नाम सुना होगा। दूसरी देखने को मिलती सेडिमेंट्री, अवसादी या तलछटी चट्टानें। और तीसरी देखने को मिलती है मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। आप इनके बारे में कभी पहले भी पढ़े हैं? मुझे थोड़ा बताएं प्लीज, इनके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है या नहीं पढ़ा? चलिए थोड़ा सा बताइए, इनके बारे में पहले भी कभी पढ़ा है या नहीं? बताएंगे तभी आगे चलेंगे हम, क्योंकि हमारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया, आ रही हैं तो आगे चलते हैं। तो यानी चट्टानों का जब हम कौन सा वर्गीकरण करते हैं? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, भूगर्भीय या भूवैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं, तब इन चट्टानों को हम क्या नाम देते हैं साहब? हम नाम देते हैं जियोलॉजिकली क्लासिफाइड रॉक। और इस तरह के क्लासिफिकेशन में चट्टानें 3 प्रकार की आती हैं। एक तो आती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी आती है अवसादी या तलछटी चट्टानें, और तीसरी आती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। जैसे मार्बल जानते हैं, वो कायांतरित चट्टान का ही उदाहरण है। बात समझ गए? किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का ही उदाहरण है। अच्छा, ये सुभाष सहरन कह रहे हैं, अच्छा ये सब कह रहे हैं नहीं 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 पढ़े। राकेश चोपड़ा नहीं, ओम प्रकाश नहीं, दलवीर सिंह कह रहे हैं नहीं, ललित प्रजापत कह रहे हैं फर्स्ट टाइम सर जी, बढ़िया। अच्छा, सुभाष कह रहे हैं नेम भी नहीं सुना है। ये हिमांश कह रहे हैं कि पढ़ा है सर। देखो हिमांश बाबू, ऐसा है, आप लोग जब क्या पढ़ रहे होंगे, जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे, तो जियोग्राफी वाले पोर्शन में ये थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता होगा। लेकिन जो सिविल इंजीनियरिंग किए होंगे उनके लिए तो ये नाम कॉमन है, उनको तो पढ़ना ही होता है। और आप लोग को तो मैं उतने पॉइंट्स बताता चल रहा हूं जिससे रफली सिविल का बच्चा, इलेक्ट्रिकल का बच्चा, मैकेनिकल का बच्चा, हर एक बच्चा प्रॉपरली समझ जाए। इसीलिए मैं टाइम लेते हुए आपको हर एक पॉइंट समझाते हुए आगे चल रहा हूं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि नहीं सर, जितना टर्म मैं अभी तक बता रहा हूं वो सब क्लियर हो रहा होगा। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं SD टाइम बहुत हो गया है। हाँ, टाइम बहुत हो गया है, मैं समझ पा रहा हूं कि टाइम आप लोग का बहुत पहले पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा। तो पहली चट्टान जो आती है आग्नेय चट्टानें, जिन्हें हम इग्नियस रॉक कहते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। यानी कौन से क्लासिफिकेशन में बात कर रहे हैं? चट्टानों की उत्पत्ति, निर्माण कैसे हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जब चट्टानों का वर्गीकरण किया जाता है तो इस वर्गीकरण को भूवैज्ञानिक या भूगर्भीय वर्गीकरण कहते हैं। हिंदी अंग्रेजी साइमल्टेनियस लिखी है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए, आपको हिंदी में पढ़ना है तो नीचे वाली लाइन पढ़ा करिए, और अंग्रेजी में पढ़ना है तो ऊपर वाली लाइन, ठीक है। चले, तो हम बात कर रहे हैं, हाँ 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है, राकेश चोपड़ा कह रहे हैं। हाँ देखो, बढ़िया, भूगोल विषय में, ठीक है, आप थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मुझे लग रहा है। तो हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि भाई जब हम कभी कह रहे हैं कि भाई चट्टानें बनी कैसे, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो चट्टानें कितने प्रकार की देखने को मिलेंगी? 3। एक तो इग्नियस, दूसरी सेडिमेंट्री या सेडिमेंट्री, और दूसरी कौन सी? मेटामॉर्फिक। तो यानी ये 3 चट्टानें हमें देखने को मिलेंगी। अब हमें एक एक के बारे में पढ़ना होता है कि आग्नेय चट्टानें किसे कहें, कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानें कही जाती हैं। सवाल यही आता है। हाँ, ये देखो हनुमान प्रसाद कह रहे हैं सर 5वीं क्लास में पढ़ा था। बढ़िया, 5वीं क्लास में हमारे यहाँ शायद ऐसी चीजें नहीं पढ़ाते थे, आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा एडवांस सिलेबस होगा दोस्त, क्या ही कहोगे। चलो फिलहाल आते हैं आगे। तो अब आप समझिए कि आग्नेय चट्टानें क्या है। इनको समझने के लिए एक बात हम लोग आपसे करेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस शब्द का मतलब जो होता है ना, ये इग्नियस जो है ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर। ये है क्या मतलब, मुद्दा क्या है? आप लोग ने कभी ये सुना था, आपको कभी किसी ने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति हाँ एक आग के गोले से हुई है? ऐसा कभी सुना कभी? हाँ क्यों जी? आग के गोले से मतलब ऐसा समझो, कहते ना पृथ्वी सूरज से टूटा आग का गोला है, वैसा सुना है कभी? 1746 में पहली बार साइंटिफिक थॉट पर आधारित पृथ्वी की उत्पत्ति पर बहुत ढेर सारे सिद्धांत आने शुरू हुए 1746 के बाद। उसके पहले कोई सिद्धांत ऐसा प्रचलन में नहीं था, लेकिन लोगों का मानना क्या था? पृथ्वी सूरज से टूटा आग का एक गोला है, ऐसा मानते थे। ऐसा मानते थे कि पृथ्वी सूरज से टूटा एक आग का गोला है। थोड़ा सा उस गोले के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए, पृथ्वी सूरज से टूटा एक आग का गोला है, ऐसा हम लोग मानते थे। कब? पहले शुरुआती दौर में। तो आप समझो,
सूरज से टूटा आग का गोला, सन। अच्छा, इससे टूटा एक आग का गोला, गोला आपको दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ होगा, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट होगा कि भाई जो यहाँ पे आपको आग जैसा एक गोले के रूप में दिख रहा है। क्योंकि हमें कोई चीज कब दिखती है, जब हमारी आंखों से प्रकाश टकराकर, मतलब उधर से ऑब्जेक्ट से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर प्रतिबिंब बनाता है, तभी दिखता है। तो यहां भी हम जब देख रहे हैं तो गोला दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां पे कुछ इंग्रेडिएंट होगा, और वही इंग्रेडिएंट किस नाम से जाना जाता है, मैग्मा के नाम से जाना जाता है। आग का गोला इसलिए कहा क्योंकि ये मैग्मा पिघली हुई अवस्था में था और तापमान बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे जैसे जैसे कालांतर में पृथ्वी ठंडी होती गई, ये जो मैग्मा है ये ठंडा होकर ठोस रूप धारण करता गया और चट्टान का निर्माण करता गया। बात समझ में आया? इसका मतलब अगर हम लोग कहें तो हम ये कह पाएंगे कि भाई ये जो आग्नेय चट्टाने हैं, ये इस मैग्मा यानी वही मिनरल्स का पिघली हुई अवस्था में नाम मैग्मा होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वे चट्टाने जो पिघले हुए मिनरल, जिसे हम मैग्मा कह रहे हैं कि ठोसीकरण से बनी है, उन्हीं चट्टानों को आग्नेय चट्टाने कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? आग्नेय चट्टाने कहते हैं। यानी आग्नेय चट्टाने क्या है सर? हम यहां हिंदी में लिख रहे हैं आपके लिए, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करके। क्या? पिघले हुए मैग्मा के ठोसीकरण से बनी चट्टाने, ठोसीकरण से बनी चट्टाने आग्नेय चट्टाने कहलाती है। समझ गए? इसीलिए मैंने क्या लिखा था, जिसका हाई टेम्परेचर था, तो आप इसीलिए कह रहे थे कि क्या इग्नियस शब्द इसीलिए आपने इस्तेमाल किया, कहा इग्नियस मींस ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर, यानी पिघला हुआ मैग्मा जिसका बहुत ज्यादा तापमान रहा होगा तभी वो पिघली हुई अवस्था में था। उस पिघले हुए मैग्मा के ठोसीकरण से, सॉलिडिफिकेशन से, ठंडे होकर ठोस होने से जो चट्टान बनी है वही आग्नेय चट्टान कहलाएगी। कोई आपसे पूछे मैग्मा क्या है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि मैग्मा क्या है, तो आप ये बताओ कि साहब मैग्मा की अगर बात कर रहे हैं, देखो दोस्त मैं आपको बहुत लाइटली पढ़ा रहा हूं, बहुत लाइटली मतलब आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इसमें सिविल का भी बच्चा है, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल का भी, और एग्जाम जैसा है उस हिसाब का प्रश्न आपको बताना है। ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में जाकर डेप्थ में बताना है। अगर डेप्थ में बताना होता तो मेरी दूसरी क्लासेस कहीं यूट्यूब वगैरह पर ढूंढोगे, मिल जाएगा, और देखना कि इसी टॉपिक पर घंटों का समय चला जाता है, क्योंकि वो टॉपिक उतनी डेप्थ में वहां रिक्वायर्ड है, और आपके यहाँ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आने हैं, तो पढ़ाना भी उसी टाइप का है। समझ गए? क्या कह रहे हो भाई हनुमान? सर राजस्थान बोर्ड में 5वीं 6ठी क्लास में पहले पर्यावरण अध्ययन नाम से सब्जेक्ट चलता था, उसी में पढ़ा था। हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब हम क्या कह पाएंगे कि भाई मैग्मा के ठोसीकरण से बनी चट्टाने जो हैं, मैग्मा के ठोसीकरण और ठंडे होने से बनी चट्टाने इग्नियस रॉक कहलाती हैं। कोई आपसे ये पूछ ले कि मैग्मा क्या है, तो कहिए पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ, अर्थात पिघला हुआ मिनरल, मोल्टन स्टेज में मिनरल मैग्मा कहलाता है। और यही मैग्मा जब क्या हो जाए, ठोस हो जाए, ठोस रूप धारण कर ले, तब उसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। इसलिए मैंने अंग्रेजी में एक स्टेटमेंट आपके लिए रख रखा है कि इग्नियस मींस ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर, इट मींस द रॉक फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन या कंडेंसेशन ऑफ मैग्मा, और लावा अनदर टर्म, अभी इसके बारे में बात करें, इस टर्म एज इग्नियस रॉक। कह रहे हैं कि ऐसी चट्टानें जो मैग्मा या लावा के ठोसीकरण से बनी हो, उन्हीं चट्टानों को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। अब चलो तुम्हें मजे की बात बताते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें आई थी, सबसे पहले अगर कोई चट्टान आई पृथ्वी पर, तो कौन सी चट्टान आई है जानते हो? इग्नियस चट्टान ही पृथ्वी पर सबसे पहले आई है। और दूसरी बात समझिए, पूरे ब्रह्मांड में जितनी चट्टानें हैं, मंगल पर, चंद्रमा पर, जहां ढूंढ लीजिए, जितनी चट्टानें हैं, उन चट्टानों का 85% टाइप इग्नियस टाइप का ही है। यानी प्रकृति में उपस्थित लगभग 85% चट्टानें आग्नेय प्रकार के ही है। बात समझ गए? क्लियर? और जब कोई आग्नेय चट्टान नई बनती है, न्यू बॉर्न, तब उसे हम मैफिक रॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैफिक रॉक कहते हैं। तो आपको इतने सारे टर्म मैंने बताए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आग्नेय चट्टान क्या है। तो सिर्फ यही बताइएगा कि मैग्मा या लावा के ठोसीकरण से बनी चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि मैग्मा क्या है, तो कहिएगा पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ, अर्थात पिघला हुआ मिनरल, वही मैग्मा कहलाता है।
और वही मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनती है वही रॉक क्या कहलाती है? इग्नियस रॉक कहलाती है। आप सिंपली ये डेफिनेशन दे पाएंगे। कहानी क्लियर सर? कहानी क्लियर? बात समझ में आ गई? चले यही बताइएगा कि प्रकृति में सबसे पहले कौन आया? इग्नियस रॉक ही आई, इसीलिए इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक या मदर रॉक कहते हैं। समझ गए? प्राइमरी रॉक या मदर रॉक कहते हैं, यानी प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। इसके बाद जितनी आई है वो अलग टाइप की चट्टानें, लेकिन सबसे पहले प्रकृति में या पृथ्वी पर सबसे पहले अगर कोई चट्टान आई तो कौन सी आई साहब? यही वाली आई। ये भी बताइएगा पूरे ब्रह्मांड में जितनी चट्टानें उपस्थित हैं उनका 85% भाग आग्नेय टाइप का ही है, इग्नियस टाइप की ही रॉक से बना है। ठीक, कहानी क्लियर? कहानी क्लियर सर? पूरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए अगली बात करते हैं। अब ये आग्नेय चट्टानें भी कई प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण भी हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो आग्नेय चट्टान खुद कैसे बनी है और दूसरा उसमें कितने प्रतिशत सिलिका है। इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी पहला क्लासिफिकेशन किस पर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर कि आग्नेय चट्टान खुद ही कैसे बनी है। और दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलिका, सिलिका की प्रतिशत मात्रा के आधार पर। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए अब ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं? जैसे आग्नेय चट्टान ही कैसे बनी है, इस बात को ध्यान में रख के आपको वर्गीकरण करना हो तो आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की आती है। एक आती है एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक और एक आती है इंट्रसिव इग्नियस रॉक। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। एक्सट्रसिव इंट्रसिव आपको समझना हो तो आप थोड़ी देर के लिए समझिए। कैसे समझ पाएंगे आप? थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर हमें यह बताना हो कि इग्नियस रॉक कितने प्रकार की होती हैं उत्पत्ति के आधार पर, मतलब आग्नेय चट्टानें ही कैसे बन रही हैं, यानी मैग्मा कैसे सॉलिडिफाई हो रहा है कि आग्नेय चट्टान बन रही, उस मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इग्नियस रॉक हमें कितने प्रकार की देखने को मिलती है? दो प्रकार की। एक तो देखने को मिलते हैं एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक, या इसी को बोलते हैं इरप्टिव या वॉल्केनिक इग्नियस रॉक बोलते हैं। और दूसरा देखने को मिलती है इंट्रसिव इग्नियस रॉक, यानी इंट्रसिव भी दो टाइप की होती है, एक हाइपाबाइसल और एक डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। हमें ये दो टाइप का देखने को मिलता है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो ऐसा है, मैं बहुत लाइटली पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, मैं अपनी क्षमता का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। जैसे तुम्हारे घर में कोई छोटा बच्चा हो तो तुम्हें उसे ऐसे मुक्का मारना हो खींच के, बड़े प्यार से मारते हो ऐसे। हाँ, मैं भी वही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें सिर्फ उतना पढ़ाना है जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और इसमें हर बच्चा केवल उतनी चीजें जान ले जितना उसके काम में आने वाला है, आने वाले एग्जाम में जितने ऐसे प्रश्न बनेगा और उसे प्रश्न करना है। इसीलिए मैं बहुत लाइटली पढ़ा रहा हूं। इतना डीप में जाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत होती तो मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं कि बिग बैंग थ्योरी पढ़ाते समय ही घंटों लग जाता, पता नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2 ढाई घंटे निकल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो आप परेशान नहीं होइए, आपके लिए मैं एकदम हर एक शब्द उतना बताता समझाता चलूंगा, बहुत लाइटली, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और आपके एग्जाम का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, कि कैसे प्रश्न पूछता है, वो सारे प्रश्न हम आपको सिखाते, ठीक है? रटवा देंगे ऐसे कह लो, तो वैसे ही चलेंगे हम, ठीक है? चलिए तो यहां बात करते हैं इग्नियस टाइप, हाँ, इग्नियस रॉक के वर्गीकरण पर। कि इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? तो इग्नियस रॉक का दो तरीके से क्लासिफिकेशन करना है। एक तो क्लासिफिकेशन, अभी इस फिगर का इस्तेमाल करेंगे, परेशान नहीं हुई। एक तो इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन ऐसे करेंगे कि भाई इग्नियस रॉक ही कैसे बनी है, मतलब वो मैग्मा कैसे ठोस हुआ है, कहां सॉलिडिफाई हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान में रख के करेंगे। तो इग्नियस रॉक कितने प्रकार की देखने को मिलती है भाई? हमें दो प्रकार की, एक एक्सट्रसिव एक इंट्रसिव। मतलब एक भूगर्भीय चट्टान आप कह सकते हैं, हाँ, और एक कह सकते हैं सतही चट्टान, सतही आग्नेय चट्टान आप कह सकते हैं। एक्सट्रसिव और एक इंट्रसिव, एक बाह्यांतर और एक अभ्यांतर, दोनों शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है? तो अगर हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं कि भाई चट्टानों का वर्गीकरण किस बिहार पर कर रहे हैं, कौन सी चट्टानों का? आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण किस बिहार पर करें? उत्पत्ति के बिहार पर। तो आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की, सिलिका की प्रतिशत मात्रा के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अब आते हैं आपको एक्सट्रसिव और इंट्रसिव का थोड़ा मतलब समझाते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, क्या मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, इस पर कौन सा कलर फिट बैठ जाएगा भाई? ये वाला। ये पृथ्वी की सतह है, ये ग्राउंड लेवल। अब आप देखो, ध्यान से समझो और बात समझो। दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल का साइन है सर, GL लिखा है ना, इसका मतलब ग्राउंड लेवल का साइन है,
किसका साइन है? ग्राउंड लेवल का। अब तुमको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्राउंड लेवल में ये अर्थ का क्रस्ट ये वाला पोर्शन था, क्रस्ट के जस्ट नीचे यहां पिघले हुए मैग्मा की एक लेयर थी। याद करो, ये पिघले हुए मैग्मा की एक लेयर थी। ये देखो यहां से वही मैग्मा क्या हो रहा है, यहां पिघले हुए मैग्मा की एक लेयर थी, जिस लेयर को आप नाम दे रहे थे एस्थेनोस्फीयर। क्या नाम दे रहे थे? एस्थेनोस्फीयर से जब कभी ऐसा हो कि भूपटल में कोई विक्षोभ हो है और सतह पर फैलकर यहां ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करेगा। यानी जब मैग्मा पृथ्वी की सतह से नीचे से निकलता हुआ कहां, ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण निकलता हुआ कहां, सतह पर आकर फैल जाए और ठंडा हो दोनों साइड फैलकर और चट्टान का, तब हम आप इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे साहब? तब हम इसे नाम देंगे एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक, या इसी को ज्वालामुखी के विस्फोट से हो रहा है इसीलिए वॉल्केनिक रॉक बोलते हैं। या आप समझिए कि ज्वालामुखी के इरप्शन की वजह से, विस्फोट की वजह से हो रहा है इसीलिए इसे इरप्टिव रॉक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इरप्टिव रॉक भी कहते हैं। हम यहां क्या कह पाएंगे कि जब मैग्मा, यहां ध्यान से बात समझिए, जब मैग्मा ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर ठंडा हो रहा हो, ये देखो ये मैग्मा यहां से निकलता हुआ कहां आ रहा है, सतह पर ठंडा हो रहा है। तो भैया जब मैग्मा ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण चट्टान का निर्माण करे तब इस चट्टान को हम नाम देते हैं एक्सट्रसिव, या फिर हम इसे नाम देते हैं वॉल्केनिक रॉक, मतलब ज्वालामुखी चट्टाने, या फिर हम इसे नाम देते हैं इरप्टिव रॉक, विस्फोट के कारण बनी, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी चट्टाने। इसीलिए मैंने क्या कहा आपसे कि भैया रॉक कितनी प्रकार की, इग्नियस रॉक कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की देखने को मिली। पहली देखने को मिली कौन सी? एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक, जब मैग्मा कम्स आउट एज लावा एंड कूल्स ऑन द सरफेस, जब मैग्मा सतह पर आकर ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करे तब। दूसरी बात समझो, प्रकृति में कोई भी, वाइस का इशू है क्या यार? ओम प्रकाश बीच बीच में, अभी ठीक है दोस्त, बैटरी चेंज कर दें क्या? हाँ जी, अभी क्लियर है, अभी सुनाई पड़ रहा है? चलो मुझे लगता है अभी ठीक है, बैटरी का इशू रहा होगा कुछ। तो हम ये कह रहे हैं कि जब कभी ऐसा हो कि मैग्मा कहां था? पृथ्वी की सतह के नीचे। याद करो एस्थेनोस्फीयर में बताया था ना, तो एस्थेनोस्फीयर अभी बताया था कि ये एस्थेनोस्फीयर, याद कीजिए। इस एस्थेनोस्फीयर से, छोड़िए ये सारे फिगर्स का काम नहीं है, यहां हम जो बनाए थे वो वाले पे चले आते हैं। हाँ, यहां देखिए इस एस्थेनोस्फीयर से, ये देखो क्रस्ट को चीरता हुआ ये मैग्मा बाहर निकले और सतह पर जाकर यहां ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करे। तब जो आग्नेय चट्टान बनेगी वह आग्नेय चट्टान किस नाम से जानी जाएगी? वह आग्नेय चट्टान एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक, या फिर हम उसे नाम देंगे, क्या सुनते चलिए, क्या नाम देंगे? एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक, या फिर हम उसे नाम देंगे वॉल्केनिक रॉक या इरप्टिव रॉक। समझ गए? तो यानी जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर ठंडा हो, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर निकलकर सतह पर आए और ठंडा हो और चट्टान का निर्माण करे, तब हम उसे बोलते हैं एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक। समझ गए? या वॉल्केनिक या इरप्टिव। क्लियर? दूसरी बात करते हैं, ऐसा होता है प्रकृति में कोई पदार्थ पूरी तरह ठोस नहीं है, इवन ये अर्थ का क्रस्ट भी ठोस नहीं है। तो होगा क्या, जब मैग्मा इधर से निकल के जा रहा होगा तो इधर भी धीरे धीरे रिस रिस कर इधर अर्थ के क्रस्ट में यहां भीतर भर के सॉलिडिफाई होना शुरू करेगा। और जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा हो रहा हो तब समझिएगा इस रॉक को नाम देते हैं हम इंट्रसिव इग्नियस रॉक। समझ गए? अभ्यंतर चट्टाने, और आप समझिए कि ये भीतर बनी चट्टाने क्या कहलाएंगी? इंट्रसिव इग्नियस रॉक। अब ये इंट्रसिव रॉक 2 प्रकार की होती है। एक तो जब पृथ्वी की सतह से कम गहराई पर बन रही हो, लगभग 4 किलोमीटर तक की डेप्थ पे, तब उसे हाइपाबाइसल बोलते हैं। और जब बहुत ज्यादा गहराई पर हो, 4 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई पर हो, तब हम उसे डीप सीटेड प्लूटोनिक बोलते हैं। तो मतलब अभी जो बात मैं आपसे कर रहा था उस बात को थोड़ा सा हम लोग यहां रिवाइंड कर लेते हैं और रफली आपको बताते हुए चलते हैं। क्या कहा मैंने कहा इग्नियस रॉक 2 प्रकार से। 2 प्रकार का मतलब, पहला प्रकार कौन सा? एक्सट्रसिव, इरप्टिव या वॉल्केनिक। इसका मतलब क्या है? अरे भाई हिंदी में भी यही लिखेंगे। अच्छा क्या कह रहे हो भाई राकेश? अभी भी वॉइस कट हो रही है क्या? राकेश अभी भी वॉइस कट हो रही है क्या? क्यों भाई राकेश, अभी भी वॉइस कट हो रही है क्या? अभी भी वॉइस कट हो रही है?
हिंदी तो लिख देते हैं यार, मैं बराबर दोनों लैंग्वेज लिख के लाइन बाय लाइन लिख के चला हूं। अब देखो ऐसा है, इधर समझो, अब ज्वालामुखी चट्टानों को मैं क्या ही लिख दूं, ज्वालामुखी चट्टाने। आप लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान देंगे, आए चलो दे लो, कोई बात नहीं। तो इधर बात कर रहे थे हम, पहली बात करी कि जब मैग्मा वो जो पृथ्वी की सतह के नीचे है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर में, वो मैग्मा क्रस्ट को चीरता हुआ बाहर आ जाए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, उस सतह पर फैलकर ठंडा होकर चट्टान का निर्माण करे, तब उसे हम बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं बृज किशोर तिवारी, ज्यादा क्लासिफिकेशन बता दिया सर। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे बताते हैं, आज इतना ही बताएंगे, परेशान मत हो, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, आज इतना ही बताएंगे। हाँ कंफ्यूजन हो गया सर। अच्छा वॉइस ब्रेक इज ओके नाउ, ललित कह रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा यार ऐसा है ना, देखो टॉपिक लेंदी है, तुम्हें सब कुछ बताना है और कोई टॉपिक छोड़ के नहीं चलना है, कोई शब्द छोड़ के नहीं चलना जो शब्द पूछा जाए एग्जाम में। तो आपको ये जब मैं पढ़ा के ये पीडीएफ भेजूंगा तो इस पीडीएफ को भी दोबारा एक बार पढ़िएगा, समझ गए? एक बार इस पीडीएफ को वापस से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कंटेंट और ये कंटेंट, ये दोनों कंटेंट जो है समझ में क्लियर आ जाएगा फिर। ठीक है, मामला क्लियर? चलिए हाँ चलिए वापस आते हैं अपन। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, यहां देखो, अरे यहां से शुरू करो, चट्टानों की उत्पत्ति से। तो हमने चट्टानों के 4 क्लासिफिकेशन पढ़ने थे। पहला क्लासिफिकेशन था कि उसमें कितने मिनरल हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रख के। दूसरा उनका ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई चट्टानों को, इस बात को रख के इसे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तीसरा उनके भौतिक गुणों को ध्यान में रख के भौतिक वर्गीकरण, और रासायनिक गुणों को ध्यान में रख के केमिकल कंपोजिशन को ध्यान में रख के वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन या रासायनिक क्लासिफिकेशन कहलाएगा। और ये 4 पॉइंट को ध्यान में रख के वर्गीकरण चट्टानों का पढ़ना है। पहला क्लासिफिकेशन मैंने मिनरल को ध्यान में रख के कराया, तो मोनो मिनरलिक रॉक और पॉली मिनरलिक आई। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं उत्पत्ति को ध्यान में रख के चट्टानें कैसे बनी है। तो 3 तरह की चट्टानें मिली, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या रूपांतरित। समझ गए? अच्छा अब आग्नेय चट्टान क्या है, तो वे चट्टानें जो मैग्मा या लावा के ठोसीकरण से बनती हैं, उनके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से बनती हैं, उनको हम आग्नेय चट्टानें कहते हैं। प्रकृति में जितनी चट्टानें उपलब्ध हैं उनका 85% टाइप आग्नेय चट्टानों जैसा ही है। 85% रॉक्स कैसे हैं, इग्नियस टाइप के ही हैं। बात समझ गए? अच्छा दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो आग्नेय चट्टानें ही पृथ्वी पर सबसे पहले आई, सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ, इसीलिए इन्हें प्राइमरी रॉक या मदर रॉक भी कहते हैं। प्राइमरी रॉक या मदर रॉक भी कहते हैं। बात समझ गए? अब दूसरी बात करते हैं साहब कि आग्नेय चट्टानें भी कई प्रकार से वर्गीकृत की जा सकती हैं। कई प्रकार से मतलब 2 बातों को ध्यान में रखकर कि आग्नेय चट्टानों में मैग्मा कैसे ठोस हुआ, इस बात को ध्यान में रख के, और दूसरा क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि उनमें कितने % सिलिका कंटेंट है, इस बात को ध्यान में रख के। तो जब हम ये पता करते हैं कि मैग्मा कैसे ठोस हुआ, इस बात को ध्यान में रख के आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करना हो, तो आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की। पहली जो आएगी, पहली वो एक्सट्रसिव आएगी या इरप्टिव या वॉल्केनिक रॉक आएगी, पहली ये आती है। और दूसरी, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे ठंडा हो रहा हो तब ये इंट्रसिव बनती हैं, इनको बोलते हैं अभ्यंतरिक चट्टानें बोलते हैं। और ये अभ्यंतरिक चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं भैया? 2 प्रकार की। जब मैग्मा सतह के नीचे ठंडा हो रहा हो लेकिन कम गहराई पर, तब हाइपाबाइसल बोलते हैं, हिंदी में भी हाइपाबाइसल ही लिखते हैं। और जब बहुत अधिक गहराई पर हो तब प्लूटोनिक रॉक बनती है, डीप सूटेड प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं इसको, यानी एकदम गहराई पर बनने वाली चट्टानें प्लूटोनिक चट्टानें। समझ गए? तो ये 2 प्रकार से आप क्लासिफाई कर सकते हैं इग्नियस रॉक को। सतह के ऊपर अगर लावा ठंडा हो रहा है या मैग्मा ठंडा हो रहा है, वैसे एक बात, लावा और मैग्मा ये 2 बार शब्द आ रहे हैं, तो जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब उसका नाम बदल जाता है। जैसे तुम्हारा नाम स्कूल के प्रांगण में प्रवेश करते ही नाम है, घर पे चिंटू चल रहा था, वहां पहुंचते ही अभ्युदय कुमार है जी, ऐसा नाम दिख रहा है। सेम ऐसा ही मामला है, जब वो लावा, ये मैग्मा, जिसे ये पृथ्वी की सतह के नीचे था तो मैग्मा था, जैसे ही सतह के ऊपर आए उसका नाम लावा हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब मैग्मा या लावा सतह के ऊपर ठंडा हो तो जो चट्टान बनेगी वो एक्सट्रसिव, इरप्टिव या वॉल्केनिक, और सतह के नीचे ठंडा होगा तब इंट्रसिव इग्नियस रॉक।
अब इंट्रसिव इग्नियस रॉक भी दो प्रकार से, जब वो लावा सतह के नीचे ठंडा तो हो रहा है लेकिन कम गहराई पर, तब हाइपाबाइसल, और जब बहुत अधिक गहराई पर हो रहा हो तब डीप सूटेड प्लूटोनिक रॉक। तो इतने प्रकार से हम रॉक का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे की चर्चा लेकर चलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक का मामला ठीक है। आपकी आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट भी होगा, ठीक है। तो मुझे बताएं यहां तक का सारा मामला ठीक है। तो आज हमें यहीं विदा दीजिए, मैं पुनः आपसे कल मिलूंगा और आगे की चर्चा धीरे धीरे हम लोग लगातार करते रहेंगे। 1-2 दिन बाद हमारी क्लासेस 2 घंटे की होंगी, तो फिर 2 घंटे हम लोग 8 से 10 वाले टाइम में मिलेंगे और जल्दी से ये सिलेबस पढ़ के डीप कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस करते हुए समाप्त करेंगे। तो मुझे बताएं सर, सब बढ़िया है? तो यहां तक का सारा क्लियर है तो मुझे बता दीजिए, अन्यथा हम लोग जो है अगली क्लास में कल मुलाकात करेंगे। अभी इस पर हमें बहुत सारी बातें करनी है, एक्सट्रसिव रॉक क्या है, इंट्रसिव क्या है, सब पर चर्चा करनी है, लेकिन हम लोग इसी क्लासिफिकेशन से नेक्स्ट क्लास में बातचीत करेंगे। समझ गए? क्लियर बात? चलो साहब बताओ, कुछ डाउट है आपके, कुछ पूछना चाहते हो तो ये पीडीएफ मिलने के बाद एक बार इन्हें वापस से पुनः पढ़िएगा ताकि आगे की चर्चा हो सके। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।